चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19th है, रेजोल्यूशन 67/19 2019 का होगा, जिसमें जनरल असेंबली ने डिसाइड कर लिया था कि भाई अब हम पैलेस्टीन को एक नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस दे देते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेन करिए इस इम्पोर्टेंस इस रेजोल्यूशन का, जहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए कि स्टेटहुड ऑफ द पैलेस्टीन आर्ग्यूमेंट्स भी देने हैं आपको। ठीक है, थ्योरीज ऑफ रिकग्निशन के बेसिस पे, क्योंकि वही सिलेबस में है तो उसी के बेसिस पे खेलोगे। तो 2012 में दे दिया था, ना कि 19 में। ठीक है, 2012 में यूएनजी ने पास किया था एक रेजोल्यूशन जिसमें अपग्रेड कर दिया इसका स्टेटस। कहाँ से? नॉन मेंबर ऑब्जर्वर से नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट। ठीक है, पहले खाली ये क्या होता था, पहले बस ये एक एंटिटी थी, बाद में फिर ये नॉन मेंबर, मेंबर नहीं है मगर ऑब्जर्वर है, और एंटिटी की जगह स्टेट बन गया है इसलिए। तो ये एक सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक माइलस्टोन है पैलेस्टीन की क्वेस्ट फॉर व्हाट, अ क्वेस्ट फॉर दिस इंटरनेशनल रिकग्निशन एज अ स्टेट। सब वो चाहता है ना कि स्टेट की तरह बन जाए, तो ये स्टेजेस हैं बेसिकली। ठीक है, ऐसे स्टेजेस बनती जा रही हैं, तो ये उसी स्टेज में से एक चीज़ है। पहले इसको एंटिटी बनाया, अब इसको स्टेट की तरह होना है, नॉन मेंबर, फिर बाद में मेंबर स्टेट बना देंगे। ओके, तो इंपॉर्टेंस क्या है यूएनजीए रेजोल्यूशन की? सबसे पहली बात तो सिंबॉलिक और पॉलिटिकल रिकग्निशन है इससे। ठीक है, क्योंकि पूरा यूएनजीए दे रहा है। डी फैक्टो रिकग्निशन मिल जाती है इससे ऑफ अ स्टेट, एंटिटी से स्टेट मिल गया, डी फैक्टो बन चुका है ये बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी। क्यों इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे यूएनजीए ने दिया है इसको रिकग्निशन, इसलिए। उसके बाद है इसकी जो डिप्लोमेटिक स्टेचर है वो भी बढ़ेगी, इसकी जो लेजिटिमेसी है ग्लोबल फोरम्स में वो बढ़ जाएगी। तो आपको क्या क्या दिखता है यहाँ पे? एक तो जैसे उसका स्टेट कौन सा, डी फैक्टो दिखता है, फिर उसका डिप्लो दिखता है। ठीक है, डिप्लो हो गया, फिर उसकी लेजिटिमेसी दिखती है ग्लोबल फोरम्स में, ग्लोबल स्टेचर पे। और फिर इसको ये बाद में धीरे धीरे अलाउ कर देगा कि आप ज्वाइन कर लो ट्रीटीज़ को, और यूएन एजेंसीज जितनी भी स्पेशलाइज उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ट्रीटीज़ में घुस जाओ, क्यों? क्योंकि फिर ग्रेजुअली क्या बन जाएगा ये, यहाँ देखते हैं, ये बन जाएगा इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी। तो ये ट्रीटी में भी घुस जाएगी, ये अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन, इसको प्रिविलेज सब मिल जाएगा। ठीक है, वो सब रहेगा इसका। ओके, फिर हम आते हैं इसके आगे। अगला और क्या फ़ायदा है इसको? पॉलिटिकल सिंबॉलिक हो गया। उसके बाद पार्टिसिपेशन कर लेगा ये किस में, इंटरनेशनल अफेयर्स में। ठीक है, एज एन ऑब्जर्वर स्टेट ये अब पार्टिसिपेट कर सकता है हमारे डिबेट्स में या एक्टिविटीज़ में, जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं इंटरनेशनल डिस्कोर्स को। ठीक है, जितनी भी बतिया रहे हैं बातें आगे जो होंगी, सारे डिस्कोर्स को ये अपना इन्फ्लुएंस कर लेगा, डिबेट पार्टिसिपेट करेगा। फिर पार्टिसिपेट और किस में करेगा? ये अपने असर्ट कर सकता है क्लेम्स, कहाँ? इंटरनेशनल लीगल फोरम्स में, इंक्लूडिंग आईसीसी में। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात है। पार्टिसिपेट खाली यूएनजीए के डिबेट में नहीं, आईसीसी वगैरह में भी कर सकता है। फिर आओ इसकी सोवरेनिटी। सोवरेनिटी तो एक वो है ना, एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है स्टेटहुड का। तो सोवरेनिटी दिखा देगा ये कि सोवरेनिटी मिलेगी स्टेटहुड। ठीक है, टेरिटरी हो गई, पॉपुलेशन ये, और ये जो है अपने मॉन्टेवीडियो कन्वेंशन वाले दे भी रखा है, उसकी तरफ एक स्टेप आगे बढ़ गया ये। और ये इसका स्ट्रेंथन करेगा सेल्फ डिटर्मिनेशन जो इसका रहता है, और सोवरेनिटी। ठीक है, ये एस एस याद रखना है हमेशा ही, एक ये वाला एस, एक ये वाला एस, हमेशा याद रखना है, दोनों स्ट्रेंथ हो जाएंगे, स्ट्रेंथन एस। ठीक है, तो सोवरेनिटी का फ़र्क पड़ेगा, पार्टिसिपेट कर पाएगा, इसकी स्टेटहुड वाली जो लेजिटिमेसी है वो बढ़ेगी, पॉलिटिकल रिकग्निशन मिल जाएगा, डिप्लोमेटिक चीज़ें धीरे धीरे। अब अगर कोई और स्टेट चाहे तो उसके साथ स्टैब्लिश कर सकता है। ठीक है, ये भी लिख देंगे। तो सारे पॉइंट्स को एक एक बना देना आप। फिर इसके बाद एनालिसिस करते हैं इन लाइट ऑफ द थ्योरीज। ठीक है, एनालिसिस करेंगे भैया थ्योरीज के बेसिस पे। पहली कॉन्स्टिट्यूटिव जो बोलता है रिकग्निशन से ही क्रिएट होती है। ठीक है, सी से कॉन्स्टिट्यूट, सी से क्रिएट, कॉन्स्टिट्यूटिव क्रिएट होती है। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेट एग्जिस्ट तो करती है ओनली व्हेन इट इज़ रिकग्नाइज्ड। ठीक है, ओनली वंस इट इज़ रिकग्नाइज्ड। फिर यूएनजी के रेजोल्यूशन है, फॉर्म ऑफ कलेक्टिव रिकग्निशन आते हैं, तो सी से कॉन्स्टिट्यूटिव, सी से कलेक्टिव रिकग्निशन भी आते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, ये भी याद रखना है आपको। यूएनजी का रेजोल्यूशन है ना, एनहेंस करेगा पैलेस्टीन का स्टेटस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव अप्रोच से। और नॉन बाइंडिंग जो रेजोल्यूशन है इसके, ये वाला जो रेजोल्यूशन है वो नॉन बाइंडिंग है, तो सम स्टेट्स डू नॉट रिकॉग्नाइज, सही बात है, पैलेस्टीन को, स्पेशली इसराइल, यूएस उसके दोस्त है ना, तो वो लिमिट कर देगा यूनिवर्सल रिकॉग्निशन को। ठीक है, तो एक ये नेगेटिव भी लिख देना, बाकी सब तो पॉजिटिव 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 है ही, इसलिए। ठीक है, एक क्रिटिसिज्म भी लिख देना कॉन्स्टिट्यूटिव का, कि भाई देखा जाए तो हर चीज़ कंसेंट बेस्ड है ना, पॉलिटिकल है ये सब, इसलिए।
डिक्लेरेटरी में क्या आएगा कि भाई स्टेटहुड इंडिपेंडेंट है हमारी रिकग्निशन की, वो तो जब मॉन्टेवीडियो की कंपोनेंट प्रूव हो गए तभी हो गया था। जैसे पैलेस्टीन फुलफिल करता है मोस्ट ऑफ दी ये वाले क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया, एक तो टेरिटरी है वेस्ट गाज़ा की, इसको अच्छे से हाईलाइट करते हैं। टेरिटरी कौन सी है? वेस्ट गाज़ा, जहाँ वो रहते हैं। पॉपुलेशन इनकी परमानेंट है, हमें पता है मुस्लिम्स रहना। और गवर्नमेंट कौन सी है? पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी इनकी। इसलिए तो यूएनजीए के रेजोल्यूशन कंफर्म करता है इसी चीज़ को, ठीक है, ना कि क्रिएट करता है बट कंफर्म करता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो कंफर्म करेगा ना भाई, क्रिएट थोड़ी करेगा। इसलिए फिर सपोर्ट करेंगे पैलेस्टीन का क्लेम इवन इन द एब्सेंस ऑफ यूनानिमस रिकॉग्निशन, ठीक है, चाहे यूनानिमस हो ना हो मगर फिर भी इसका क्लेम तो आपको दिख ही रहा है ना, सपोर्ट हो रहा है। इसलिए फिर है मिक्स्ड हाइब्रिड अप्रोच भी आती है। मिक्स्ड हाइब्रिड अप्रोच क्या है? मिक्स्ड हाइब्रिड अप्रोच में रियलिटी इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, ना तो क्लियर है इस तरीके से ना उस तरीके से, दोनों के बीच में आता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही है रिकग्निशन, लीगल भी है और पॉलिटिकल भी है। लीगल कैसे आएगा? लीगल आएगा डिक्लेरेटरी से और पॉलिटिकल आएगा कॉन्स्टिट्यूटिव से, तो दोनों के बीच में लाई करता है। यूएनजीए का जो ये रेजोल्यूशन है इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ बोथ, लीगल एक्नॉलेजमेंट भी है विद पॉलिटिकल एंडोर्समेंट, ठीक है, पॉलिटिकल एंडोर्समेंट ऑफ लीगल एक्नॉलेजमेंट। तो ये रिफ्लेक्ट करता है इंटरनेशनल कंसेंसस बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, दो यूनिवर्सल नहीं है हमें पता है बट बढ़ तो रहा है ना, कम से कम ग्रो तो हो रहा है कंसेंसस इंटरनेशनल टुवर्ड्स दी स्टेटहुड एंड रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टीन। इसलिए फिर पैलेस्टीन का जो स्टेटहुड है वो अभी भी कंटेस्टेड है क्योंकि पूरी तरीके से सेटल हुआ नहीं है, वो इन्फ्लुएंस करेगा जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट वगैरह। तो ये है, सीधी सी बात है, ये जो रेजोल्यूशन है ना भाई, ये लैंडमार्क पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट है, एडवांसमेंट टुवर्ड्स ये जो इसका क्लेम है स्टेटहुड के लिए, एम्बॉडी करता है बोथ कॉन्स्टिट्यूटिव भी और डिक्लेरेटरी भी, ठीक है। नेवरदलेस लैक ऑफ यूनिवर्सल रिकॉग्निशन जो रहेगी ना, ऑन गोइंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स वो हाईलाइट करेंगे इन चैलेंजेस को, ठीक है। फिर है, हाँ तो यही है मेन तो, ओके। चैलेंजेस बता देना अभी जो चल रहे हैं उसके, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, यूनिवर्सल रिकॉग्निशन है, उसकी पॉपुलेशन को बहुत सताया जा रहा है, ये सब है। इसलिए तो हमने देख लिया, तीनों थ्योरी डाल दी, तीनों से रिलेट कर दिया, उसके पास क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया, दो तीन पॉइंट हो जाएंगे। और उससे पहले हमने बताया था इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कि पॉलिटिकल है, सिंबॉलिक है, डिप्लोमेटिक है, लेजिटिमेसी है, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन है, और आईसीसी है ना, आईसीसी वाला ये वाला भी याद रखना। और सोवरेंटी तो है ही, उसकी जो क्लेम्स हैं उसके, सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वो सब लिख के आना। ओके, अगला क्वेश्चन 20th, फैक्टर्स क्या होते हैं जो गवर्न करते हैं रिकग्निशन ऑफ व्हाट, ऑफ इंसर्जेंसी एंड बेलिजरेंसी। ये मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो इसमें फैक्टर्स में जो गवर्न करते हैं इसको वो होते हैं, पहला कि डिफ्रेंशिएट क्या कैसे करोगे आप, कि जो इंसर्जेंसी होती है ना वो रिबेल है, इंसर अपराइजिंग है अगेंस्ट अ स्टेट। बेलिजरेंसी उससे थोड़ा बड़ा भाई है उसका, ये रिकॉग्नाइज स्टेटस है ड्यूरिंग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जो उसको ग्रांट कर रहा है सर्टेन राइट्स अंडर ह्यूमैनिटेरियन लॉ, तो आईएचएल अप्लाई हो जाता है बेलिजरेंसी में। ये आपको याद रखना है, क्या हो जाता है बेलिजरेंसी में, आईएचएल अप्लाई हो जाता है। इसलिए क्योंकि अब बड़ी स्टेज पे आ गया इसलिए। अब ठीक है देख लेते हैं, और रिकॉग्निशन तो है ही, क्या है, लीगल भी है और पॉलिटिकल एक्ट है, ओके। अब देख लो पहला चीज़, टेरिटरी और पॉपुलेशन पे कंट्रोल है ना, यही तो फैक्टर होगा। तो इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए आपका किसके ऊपर, सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द टेरिटरी, ये नहीं 2 किलोमीटर के ऊपर है खाली, सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द टेरिटरी पे है, 1/3 2/3 इस तरीके से। और आप डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहे हो क्या, अथॉरिटी ओवर हुम, ओवर द सिविलियन, तभी तो आपकी पॉपुलेशन वाला भी आ जाएगा टेरिटरी वाला। इफेक्टिव कंट्रोल कैसे दिखाते हैं, इसी तरीके से दिखते हैं इफेक्टिव कंट्रोल। तो ये इफेक्टिव कंट्रोल हो गया जनता के ऊपर, और किस पे, सब्सटैंशियल पार्ट विद इन देयर टेरिटरी, ठीक है। और जो डिग्री ऑफ कंट्रोल है वो डिटरमाइन कर देगा कि ग्रुप बेलिजरेंट है या बस रिबेल है, ठीक है। डिग्री ऑफ कंट्रोल आपको याद रखना है, ये डिग्री ऑफ कंट्रोल है जनता के ऊपर, कि थोड़ा थोड़ा है या पूरा ही है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइज्ड कमांड स्ट्रक्चर आएगा। पहला क्या था, सोवरेंटी था, पॉपुलेशन, टेरिटरी, वो सब था। दूसरा एक ऑर्गेनाइज कमांड स्ट्रक्चर है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑर्गेनाइज कमांड होगा, कैपेबल होगा नेगोशिएट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्रीमेंट। ये चौथा कंपोनेंट है उसका मॉन्टेवीडियो का, कि सोवरेंटी के अलावा ये भी होनी चाहिए। फिर प्रेजेंस है किसकी, हायरार्की एंड डिसिप्लिन, ठीक है, डिस्टिंग्विश करेंगे बेलिजरेंट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज मॉब्स या फिर स्पोरेडिक इंसर्जेंट्स। सही बात है, ये जो हायरार्की है ना यही तो बताती है कि तुम कैसे हो, छुटपुट हो या तुम एकदम स्ट्रक्चर्ड हो। इसीलिए कि आपके पास अनऑर्गेनाइज मॉब्स और आप में जो प्रॉपर बेलिजरेंट है उनमें डिफरेंस है।
कि आप स्पोरेडिक नहीं हो, आप एकदम स्टैब्लिश्ड हो, टेरिटरी पॉपुलेशन सब आपकी कंट्रोल में है, ऑर्गेनाइज कमांड स्ट्रक्चर भी है, तभी तो अब आगे जाके अगर हम आपको स्टेट का रिकग्निशन देंगे तो आप कैसे फुलफ़िल करोगे? आप तभी फुलफ़िल करोगे जब हमें दूर से दिख रहा है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास एक ऑर्गेनाइज कमांड स्ट्रक्चर भी है, तभी तो हम आपको ये भार सौंपेंगे। ठीक है। फिर है एबिलिटी, विलिंगनेस टू कंप्लाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीज़ कि मेरी विलिंगनेस कंप्लाई करने की होनी चाहिए, एबिलिटी भी हो प्लस में विलिंगनेस भी हो, ये नहीं खाली एबिलिटी के बेसिस पे। तो आप रेस्पेक्ट करो हमारे इंटरनेशनल लॉज को, ठीक है, जितने भी कस्टम्स ऑफ वॉर है, आईएचएल वगैरह, ये सब ह्यूमन ट्रीटमेंट करो, इसलिए। फिर जिनेवा कन्वेंशन जो है, आईएचएल की बात हो रही है, और बाकी की जो आईएचएल ट्रीटीज़ हैं इन सब का आप कंप्लाई करो, ठीक है। फिर है सस्टेन्ड इंटेंस हॉस्टिलिटीज़, अभी भी हॉस्टिलिटीज चली रही हैं, शांत नहीं हो गई हैं। कॉन्फ्लिक्ट शुड रीच अ थ्रेशोल्ड, समझ रहे हो? थ्रेशोल्ड पे पहुंचना चाहिए जहां प्रोट्रैक्टेड आर्म्ड कन्फ्रंटेशन हो रहा हो, नॉट जस्ट आइसोलेटेड एक्ट्स ऑफ वायलेंस। एकदम प्रोट्रैक्टेड आर्म्ड कन्फ्रंटेशन हो, ठीक है, पैक हो रहा हो एकदम। प्रोट्रैक्टेड आर्म्ड कन्फ्रंटेशन, प्रोट्रैक्टेड आर्म्ड कन्फ्रंटेशन, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइज करते हैं बेलिजरेंसी को, मेनली इन प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है, बेलिजरेंसी इन दी प्रोलॉन्ग्ड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रोलॉन्ग्ड होना चाहिए। तो सब्सटैंशियली टाइम भी सब्सटैंशियल हो, जगह भी सब्सटैंशियल हो, आपका कंट्रोल भी सब्सटैंशियल हो, सब कुछ सब्सटैंशियल हो। फिर आएगा डिक्लेरेशन हमारा, कि डिक्लेरेशन ऑफ द एसेट, डिक्लेरेशन और असर्शन ऑफ बेलिजरेंसी। ये जो ग्रुप है ना, ये डिक्लेयर करे कि हम बेलिजरेंट हैं, ठीक है, असर्ट करे अपना स्टेटस और सीक करे, क्या करे, असर्ट करे अपना स्टेटस और सीक करे रिकग्निशन, कि भाई हमें जल्दी से रिकग्नाइज कर लो, हम बेलिजरेंट हैं। ऑल्टरनेटिवली जो दूसरी स्टेट है वो डी फैक्टो या डी और दे भी दे, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन, तो उनकी औकात बहुत बढ़े आती है। अगर बाकियों को फ़ोन करके वो बोल देना कि भाई मीडिया देख रहा है, जल्दी से हमको कर दे तू डी फैक्टो डी और, तो उनकी औकात बहुत बढ़ जाती है, इसलिए। फिर रिकग्निशन बाय अदर स्टेट्स हम देख लें, ठीक है, ऑल दो होता ये पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक है, मगर फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका इम्पैक्ट होता है इंसर्जेंट ग्रुप के इंटरनेशनल स्टैंडिंग पे, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडिंग ऑफ दीज ग्रुप उस पर। रिकग्निशन क्या लीड करता है? डिप्लोमेटिक रिलेशन है, नेगोशिएशन है, ट्रीटी व्रीटी है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, ये सब है, याद रखना, ठीक है, ये सब भूल मत जाना, बहुत सिंपल से वर्ड है इसलिए कह रहा हूँ। नेगोशिएशन कर पाएगा वो, ट्रीटी को दिमाग में रख लेना, है ना, टेबल पे आ पाएगा, उस तरीके से नेगोशिएशन याद रखो कि भाई अब से टेबल पे बुलाना ही पड़ेगा, और स्टेट्स भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये ह्यूमैनिटेरियन लॉ को भाई फॉलो भी कर रहा है, तो कितना अच्छा है, चलो इसको स्टेटस दे ही देते हैं, इसलिए। ठीक है, इम्पैक्ट क्या करेगा? आईआर को इम्पैक्ट करेगा, आईआर को इम्पैक्ट करता है ना ये। फिर न्यूट्रलिटी, जो राइट्स हैं थर्ड स्टेट के, उन्हें अफेक्ट करेगा, क्योंकि फिर वो न्यूट्रल नहीं रहेंगे रिकग्निशन देने के बाद। आईएचएल की जो ऑब्लिगेशन है वो सब है, तो इंटरनेशनल रिलेशन में क्या रहता है? न्यूट्रलिटी रहेगी, या तो प्रो होगे या तो न्यूट्रल रहोगे। और आईएचएल देखोगे, ठीक है, आर्म सप्लाई वगैरह देखोगे, कौन सी स्टेट इसको आर्म दे रही है नहीं दे रही, तो आईआर में यही सब चलता है, डिफेंस सप्लाईज, आर्म सप्लाई, सब। और फिर जो बेलिजरेंसी को आप रिकॉग्नाइज करोगे तो ये एक्नॉलेज कर देगा कन्फ्लिक्ट को भी, समझ रहे हो, ये कॉन्फ्लिक्ट को एक्नॉलेज कर देगा इंटरनेशनल पार्लेंस में। ओके, फिर जैसे ही वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कॉन्फ्लिक्ट को कि ये इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, तुरंत इन्वोक हो जाएगा वॉर लॉज, मतलब आईएचएल, ये सब साथ में ही वर्ड्स लिखने हैं, रिकॉग्निशन ऑफ इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, इन्वोकिंग वॉर लॉज, ये सब। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिफरेंस आ गया, ये बहुत अच्छे से देख लो। कंट्रोल ओवर टेरिटरी, पहली बात तो, ठीक है, इनकी लिमिटेड होगी, स्पोरेडिक होगी, इनकी इफेक्टिव और सब्सटेंशियल होगी। फिर ऑर्गेनाइजेशन, इनकी लेस ऑर्गेनाइज होगी, इनकी वेल स्ट्रक्चर्ड और हायरार्कियल होगी। फिर आईएचएल का कंप्लाइंस इनका कम होगा, इनका तो मॉनिटर्ड भी होता है, नॉट जस्ट एक्सपेक्टेड बट मॉनिटर्ड ऑल्सो, पूरी दुनिया दिखती है। फिर ड्यूरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का ड्यूरेशन जो है वो छोटा होगा या स्पोरेडिक होगा, एसएस होगा, यहाँ का एकदम सस्टेन्ड होगा, लंबा होगा, इंटेंस होगा, प्रोलॉन्ग्ड होगा। फिर रिकग्निशन बाय स्टेट्स है, तो यहाँ रेयर होती है रिकग्निशन, यहाँ तो पॉसिबल भी और इम्पैक्टफुल भी है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, इनकी औकात बहुत बढ़ जाती है, रिकग्निशन मिल जाए, चाहे डिफेक्टो मिले चाहे डी और, उससे फ़र्क नहीं है, पर मिल जाए। लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? रिबेलियन जो होती है ना, वो डोमेस्टिक क्राइम की तरह होती है, मगर ये आईएचएल से गवर्न हो जाती है, और ये डोमेस्टिक क्राइम की तरह ट्रीट होती है। ओके, तो हमने क्या क्या देखा? हमने कंपोनेंट देखे, टेरिटरी देखी, ऑर्गेनाइजेशन देखी, आईएचएल देख लिया, यहीं पे ये भी आ जाएगा वैसे तो, ठीक है, ड्यूरेशन देख ली और रिकग्निशन देख लिया, रिकग्निशन से ही लीगल इम्प्लीकेशन आ जाएंगे, ठीक है। फिर कंक्लूजन में लिख देना कि ये रिकग्निशन चाहे इंसर्जेंसी की हो चाहे बेलिजरेंसी की हो, ये डिपेंड किस पे करेगी? कंट्रोल ओवर द टेरिटरी या ऑर्गेनाइजेशन पे,
डिग्री ऑफ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, ऊपर देखा था ना हमने, यहीं पे लिख भी लो। डिग्री ऑफ कंट्रोल है क्या यहाँ पे? नहीं है तो लिख लो। डिग्री ऑफ कंट्रोल से पता चलेगा कि इनकी औकात है क्या एक्चुअली में, ठीक है। तो कंट्रोल की डिग्री हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके बाद एडहेरेंस हो गया, ह्यूमैनिटेरियन हो गया, एडहेरेंस टू ह्यूमैनिटेरियन नॉर्म्स, और एक्सटर्नल पॉलिटिकल रिकग्निशन है, ठीक है। तो बेलिजरेंसी रिकग्निशन एलिवेट्स द कॉन्फ्लिक्ट्स का स्टेटस, ट्रिगर एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल आईएचएल, और चेंजेस दी डायनेमिक्स। सब कर देगा भाई ये, आपकी एलिवेट कर देगा, आपके स्टेटस को दिख रहा है, आईएचएल को एप्लीकेशन उसकी ट्रिगर कर देगा, और डायनामिक्स चेंज कर देगा इंटरनेशनल एंगेजमेंट के, किस तरीके से आप एंगेज होने वाले हो। जैसे ही आपको रिकग्निशन मिलेगा तुरंत ये सब चीज़ें कुछ अप्लाई हो जाएंगी, कुछ हट जाएंगी, कुछ एंगेजमेंट बढ़ जाएंगे, वो सब है। एग्जाम्पल देख लो, अमेरिकन सिविल वॉर बेलिजरेंसी है, ठीक है, और इंसर्जेंसी कश्मीर वाली वो इंसर्जेंसी है, तो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। बेलिजरेंसी अमेरिका, कश्मीर इंसर्जेंसी। ओके, फिर इंटरनेशनल लॉ, एविडेंशियरी थ्योरी, इनको एक साथ ही करें।